हेलो। चलो फ्लूइड डायनेमिक्स में और आगे चलते हैं। और कहाँ तक हमने देखा था? हमने कुछ थ्योरी देखी थी, ये स्पीड ऑफ फ्लक्स, और नहीं ये नहीं देखा था हमने। बेसिकली फोर्स का फंडा देखा था। और लास्ट में मैंने ये बोलते हुए ख़त्म किया था लास्ट वाला कि इसी टाइप के हम इसी आइडिया के ऊपर अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। हमने आइडिया डेवलप कर लिया था, मे भी शायद एक आध एग्जांपल देख लिया था। नाउ वी नीड टू डेवलप मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। ठीक है। चलो लेट अस सी। ओके, चलो भाई इस सीरीज में एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। इनफैक्ट एग्जांपल कम डेरिवेशन ज़्यादा है। अगर थोड़ी हायर लेवल की बुक्स में देखोगे तो दिस इज गिवन एज अ वेरी वेरी प्राइमरी एंड अ वेरी एलिमेंट्री डेरिवेशन। बट हमारे लिए हम इसे एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बना के सॉल्व करने वाले हैं। देखो, हमारा बेसिकली प्रॉब्लम अपने सामने ये है कि हमारे पास एक नोजल है। यू नो द नोजल, बेसिकली नोजल मतलब कि वो लिक्विड को जनरली, लिक्विड के धार को जनरली जो कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सा नैरो करके आगे भेजता है, दैट इट थिंग इज नोन एज अ नोजल। तो मान लो जो लिक्विड था वो इनिशियली आ रहा था एक मोटे पाइप से, एक नोजल लगा के उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने हैं। और इनिशियली जो एरिया था वो A1 था, फाइनली अपन एरिया कम करके A2 करने वाले हैं। ये अपना प्लान है। रेट ऑफ फ्लो वगैरह अपने को दिया हुआ है। अब यू कैन इजिली सी कि इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखो तो लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा। वी डोंट नो कि कितना प्रेशर होगा, लेकिन इन सब जगहों पे अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा। और इस प्रेशर की वजह से अगर आप देखो तो इस नोजल के ऊपर कुछ बाहर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। इन सारे के सारे जरा जरा से जो ग्रीन एरोज मैंने बनाए हैं, इट्स वेरी इजी टू सी कि इन सबका वेक्टर सम अल्टीमेटली जाएगा इस डायरेक्शन में। इन अदर वर्ड्स, पानी जब तेजी से इस नोजल के थ्रू होके बाहर निकलेगा तो ये नोजल के ऊपर कुछ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा नोजल को। ये जो ओरिजिनल पाइप था, ये पाइप था बेसिकली, और ये आगे नोजल है। इस नोजल को इस पाइप से उखाड़ने की कोशिश करेगा। और एज अ गुड इंजीनियर, एज अ गुड मैकेनिकल इंजीनियर, यू शुड हैव दिस कैलकुलेशन विद यू कि भाई ये कितना फोर्स लगेगा, बिकॉज उसके हिसाब से हम नोजल वगैरह डिजाइन करेंगे। दोनों को जोड़ने वाले जो रिवेट्स वगैरह लगाए जाते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। सी, इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जहां जहां जोड़ होता है, जॉइंट होता है, वहां टूटने के चांसेस होते हैं। अब किसी मेन कंटेनर के अंदर अगर आप नोजल लगा रहे हो तो यू नो वेरी वेल कि उसको रिवेट्स वगैरह से लगाया जाता है। और वो रिवेट्स अगर कमजोर रह जाएंगे तो नोजल निकल जाएगा। निकल नहीं जाएगा तो भी कम से कम वहां से लीक करने लगेगा। तो देयरफॉर यू शुड डेफिनेटली नो कि ये नोजल के ऊपर फोर्सेस किस तरीके से निकालते हैं, ताकि उस हिसाब से उसको उस स्ट्रेंथ के साथ वहां पे लगाया जा सके। तो हमारा टारगेट बड़ा सिंपल सा है। वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय दिस फ्लोइंग लिक्विड ऑन दिस पर्टिकुलर नोजल। और कई तरीके के हैं इसके। जैसे एक तो तरीका यही है कि आप एक जनरल पॉइंट पे प्रेशर निकाल लो और उस प्रेशर का फोर्स निकालो और उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट कर दो। एक बड़ा लंबा तरीका तो वो भी है, ऑल दो मैंने पहले ही बोल दिया कि लंबा तरीका तो हम उसमें जाने वाले नहीं है। वी हैव अ मच ईजियर एंड अ मच बेटर मेथड फॉर सॉल्विंग दिस थिंग। जैसे देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक आइडिया जो मुझे आ रहा है इस समय वही है कि आप इसके अंदर लीनियर मोमेंटम का छोटा सा आइडिया लगा दो। सी, आप ये देखो कि dt टाइम में कितना लिक्विड फ्लो कर जाता है। मान लो देखते हैं, यू नो वेरी वेल कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज q। तो dt टाइम में कितना लिक्विड फ्लो कर जाता है वो अपने को पता है। और यू कैन इजीली सी कि dt टाइम में यहां से मान लो सपोज ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड नोजल से फ्लो करके मान लो dt टाइम में बाहर आ जाता है। सपोज ये जो लिक्विड है इसका मास अगर मान लो dm है, मास तो दोनों जगह सेम ही होगा। मास अगर मान लो सपोज dm है, इनिशियली अगर इसकी वेलोसिटी v1 थी, फाइनली अगर इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो पूरा लिक्विड है, इस लिक्विड का जो इनिशियल मोमेंटम था ये था आपका dm मल्टीप्लाइड बाई v1, और जब ये निकल जाता है तो इसका फाइनल मोमेंटम हो जाता है dm मल्टीप्लाइड बाय v2। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा ये हो जाएगा आपका dm इंटू वी1 माइनस वी2, या इनफैक्ट v2 माइनस वी1 करना चाहिए, बिकॉज बाद की वेलोसिटी ज़्यादा है और हम साइन वाइन तो सब एडजस्ट कर लेंगे। तो लेट्स कीप इट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। एंड यू नो वेरी वेल
कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं इसको dt से डिवाइड कर देता हूँ अगर मान लो सपोज, तो ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स। तो देयरफॉर अगर आपको ये चाहिए कि जो नोजल है, सी नोजल अल्टीमेटली इसके मोमेंटम को कम कर रहा है, लिक्विड के फ्लो के मोमेंटम को कम कर रहा है, तो नोजल अगर मोमेंटम को कम कर रहा है तो नोजल लिक्विड के ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, ये आ गया। एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ लिक्विड नोजल के ऊपर सेम फोर्स लगाएगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो इट्स क्वाइट इजी, इनफैक्ट ज़्यादा कुछ है नहीं। और बस आप देख लो कि ये dm/dt की वैल्यू आप देख लो। हमें पता है कि d/dt ऑफ वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो इसको अपन बोलते हैं Q, ये होता है रेट ऑफ फ्लो जिसको अपन बोलते हैं Q। अब इसी में अगर आप डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो चलो अलग से लिख देता हूँ, अगर इसी के अंदर आप डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको dm/dt आ जाएगा। सी व्हाट वाज dm/dt? dm/dt वो था जिसको हम मास रेट ऑफ फ्लो बोलते थे। तो dm को अगर आप रो इंटू डी वॉल्यूम कर देते हो, dt को एज इट इज रखते हो, तो ये हो जाता है रो इंटू क्यू। तो देयरफॉर dm/dt इज नथिंग बट रो इंटू क्यू। तो इसको मैं रो इंटू क्यू डाल देता हूँ, v2 माइनस v1 को अभी ऐसे रखते हैं, ये मेरे पास आ जाता है फोर्स की वैल्यू। अभी भी आप देख लो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस एक छोटी सी चीज बची है कि प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वेश्चन में v1 v2 नहीं दिया है। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक कलर से चीजें दी थी ये सब आपको गिवन थी, तो आपको रेट ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सब दिए, तो उनके टर्म्स में बस थोड़ा सा आप चाहिए तो इसको कन्वर्ट कर लो और कुछ नहीं है। और टर्म्स में कन्वर्ट करना इज वेरी वेरी इजी। यू कैन सी दैट q इज इक्वल टू a1 v1 इज ऑल्सो इक्वल टू a2 v2। तो यू कैन ईजिली सी कि अगर v1 चाहिए फॉर एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा q बाई a1, v2 सिमिलरली चाहिए तो हो जाएगा q बाय a2। तो फिनिश्ड, कुछ भी नहीं है, q बाय a2। तो देयरफॉर रो q इंटू q बाय a2 माइनस q बाय a1, ये आपके पास फोर्स का वैल्यू आ जाता है। प्लस माइनस साइन अगेन एज आई सेड हम एडजस्ट कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वैल्यू अगर आप देख लोगे तो वैल्यू आपकी आ जाती है कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाता है आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्यू भी कॉमन ले लो, और ये हम तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और आपको याद करना है, बिल्कुल जेई लेवल पे आपको इसको फॉर्मूला बना के याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो सपोज आप आईटी में जाने के बाद अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग कोर्सेज लेते हो जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ा रहे हैं, तो उसमें दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी फॉर्मूला जो ये आपको याद करवाएंगे कि एक नोजल के ऊपर कितना फोर्स लगाता है लिक्विड ड्यूरिंग फ्लो। और बाकी मैं एक बार फाइनलाइज कर देता हूँ इसको, अगर आप देख लोगे तो 1/a2 माइनस 1/a1, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। थोड़ा रिस्पेक्टफुली इसको बॉक्स में डाल देते हैं चाहिए तो, बिकॉज आगे चल के तो एक एट अ लेटर स्टेज ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता ही है। हालांकि हम इसको एक सिंपल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करेंगे एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। और बाकी अगर आप आगे देखो तो आगे बहुत सारे फैक्टर्स और भी आएंगे, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आगे और क्या क्या आ सकता है। एंड दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग इनफैक्ट। सी जब लिक्विड फ्लो करेगा इस तरीके से तो एक्चुअल लिक्विड के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे विस्कस फोर्सेस भी लगते हैं, जो सर्फेसेस है ये अच्छा तगड़ा विस्कस फोर्स भी लगाती हैं। तो ये विस्कस फोर्स को आपको और अकाउंट में लेना होता है, और ये प्रेशर वाला जो फोर्स था और विस्कस वाला फोर्स था, इन दोनों को मिला के नोजल के ऊपर नेट फोर्स आता है। वो दैट इज अ मच मोर एक्यूरेट एक्सप्रेशन। लेकिन फिर भी अगर आप आइडियल लिक्विड मान लेते हो, विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट भी कर देते हो, तो एटलीस्ट ये आपके पास फोर्स आ जाता है। एंड यू कैन इजीली सी कि जो भी फोर्स है डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, विच इज काइंड ऑफ कॉमन सेंस। भारी लिक्विड होगा, डेंस लिक्विड होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ फ्लो को अगर आप सेम मशीनरी के थ्रू, सेम नोजल के थ्रू अगर आप रेट ऑफ फ्लो को डबल कर दोगे तो दिक्कत ये आती है कि नोजल के ऊपर फोर्स डबल नहीं होता है, नोजल के ऊपर फोर्स 4 गुना हो जाता है। और इसीलिए रेट ऑफ फ्लो को बड़े केयरफुली इंक्रीज करना होता है। जो मशीन्स वगैरह लगी होती हैं उस मशीन्स की पैरामीटर्स के हिसाब से आपको रेट ऑफ फ्लो बढ़ाना होता है। बिकॉज मान लो जिस बंदे ने नोजल लगाया है उसने आपको दिया है कि भाई इससे ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो अलाउड नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। तो रेट ऑफ फ्लो के प्रति अगर आप देखोगे तो ये बड़ा सेंसिटिव होता है। और बाकी A1 A2 तो है ही हमारे पास। एंड यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक कि अगर मान लो लेट अस से, सी हमेशा एग्जाम में जो आंसर्स भी आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस से क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। मान लो अगर A1 इक्वल टू A2 हो जाता है, मतलब A1 इक्वल टू A2 होना थोड़ा मजेदार बात है, बट यू कैन इजीली सी कि इसका मतलब है कि नोजल ही खत्म कर दिया, पाइप को सीधा ही कर दिया। अगर मान लो तब तो फिर पाइप के ऊपर कोई फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। तो यू कैन इजीली सी कि अगर A1 इक्वल टू A2 हो जाता है तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जैसे जैसे
आप A2 को स्मॉल करते जाओगे वैसे वैसे आप देख लो कि ये फोर्स बहुत रैपिडली बढ़ेगा, ये बात है। और अब आप कहोगे कि सर कोई ना कोई बच्चा जरूर बोल देता है इस पॉइंट पे कि सर अगर A2 को जीरो कर देंगे तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। सी, ये चीज़ ठीक नहीं है बोलना, बिकॉज अगर आप A2 को जीरो कर दोगे तो पानी यहाँ से, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप देखोगे तो पानी यहाँ से निकलेगा ही नहीं। तो हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं वो अंडर द एजम्पशन किए हैं कि A2 को आप जीरो वीरो नहीं करोगे, लेकिन हाँ अगर आप मान लो उन एजम्पशंस के अंतर्गत चलते हुए भी A2 को जीरो करते हो तो ये होगा कि एज A2 टेंड्स टू जीरो दिस V2 विल टेंड टू इन्फिनिटी। और अगर आप इनफाइनाइट वेलोसिटी अलाउ करते हो और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी कैन गो टू इन्फिनिटी। वो तो आइंस्टीन ने कहा था कि वेलोसिटी सी के ऊपर नहीं जाएगी, बट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप मान लो इस तरह के आलतू फालतू बातें करते हो कि A2 टेंड्स टू जीरो तो V2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ठीक है भाई इनफाइनाइट फोर्स लग जाएगा, बट यू कैन इजीली सी कि वो अपने डिस्कशन के बाहर चला जाता है। तो अदरवाइज अगर आप देखो अपने जितने कॉमन सेंस टाइप के जितने रियल लाइफ के पैरामीटर्स हैं उनको देखते हुए चलोगे तो ये रिजल्ट आपका बढ़िया फिट होता है। तो ये छोटी सी बट बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेरिवेशन हमने देख ली है कि एक नोजल के ऊपर पानी कितना फोर्स लगाता है। पॉज। ओके, चलो और आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। सी, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी ये है, इसमें थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स लगेगा, थोड़ा सा पुराना इंपल्स मोमेंटम का भी आइडिया लगेगा। प्रॉब्लम बेसिकली अपने पास ये है कि एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, उसके ऊपर मैंने एक कार्ट रख दी है, और ये जो कार्ट है ये इनिशियली खाली थी, और इस खाली कार्ट का जो मास था ये मास था m0, ये आपको दिया कार्ट। फिर उसके बाद मैं एक पानी का एक बड़ा सा जेट होस वगैरह लेके आता हूँ और पानी का एक को धार से मैं इस कंटेनर के अंदर भरना शुरू करता हूँ। तो मुझे ये दिया है कि इस पानी की डेंसिटी कितनी है, पानी की धार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इसकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ मुझे दी है। तो यू कैन ईजिली सी कि अब पानी अगर मैं इसमें फिल करना शुरू करूँगा तो एक तो बात यह है कि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो तो है ही, बट यू शुड सी कि पानी को अगर आप हॉरिजॉन्टली फेंक रहे थे तो इस पानी के ऊपर पास हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था। ये पानी के मॉलिक्यूल जब इस कंटेनर की वॉल वगैरह से टकराएंगे तो ये मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इसकी वजह से इस कंटेनर की एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और ग्राउंड भी फ्रिक्शनलेस था तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। यू कैन इजीली सी कि ये कंटेनर आगे मूव करता जाएगा। और अब जब कंटेनर आगे मूव होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर कंटेनर तो आगे निकल जाएगा तो पानी फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, नहीं। मान लो सपोज अपन बहुत स्मार्ट है, हम पानी की जो धार है इसको किसी तरीके से ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये पानी इसके अंदर ही गिरता रहता है, मान लो सपोज। तो पानी बाहर गिरेगा, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, पानी मान लो इसके अंदर गिरता रहता है। और होगा ये कि इस गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। और हमारा टास्क एग्जैक्टली यही है, क्वेश्चन अपने को यही दिया दैट वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ कार्ट एट टाइम t। जो भी कॉमन पैरामीटर्स हैं, डेटा है, वो सब हम ज्यूम कर लेंगे। बहुत सारा डेटा तो मैंने दे दिया है यहाँ पे, और कुछ चाहिएगा तो वो सब हमें ज्यूम कर लेंगे। और हमारा टास्क बड़ा सिंपल सा है कि हमें इसमें कार्ट की स्पीड निकालनी है एट टाइम t। और इसमें हिंट छोटी सी ये है कि इसमें बर्नौलीज थ्योरम कुछ भी नहीं लगेगी। फॉर अ चेंज मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है जिसमें फोर्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा, उसको थोड़ा सा केयरफुली लगाना पड़ेगा, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगेगी। तो अब आप देखो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सी, हमें पता है कि इस तरह की सिचुएशन में एक जनरल टाइम टी वाला मैटर देख लिया जाता है। मान लेते हैं सपोज कि एक टाइम टी बीत चुका है, टाइम टी पे इस गाड़ी ने कुछ स्पीड डेवलप कर ली है वी। अब ऑब्वियसली गाड़ी की स्पीड पानी की स्पीड से तो कम ही रहेगी, बिकॉज अगर गाड़ी मान लो पानी की स्पीड से ज़्यादा तेजी से भागने लगती है तब तो पानी कैचअप ही नहीं कर पाएगा, तब पानी के मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली गाड़ी में नहीं आएंगे। तो हम वही टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं जहां पे गाड़ी की स्पीड पानी की स्पीड से कम होती है। तो मान लो हम एक जनरल टाइम टी पे ये सिचुएशन देखते हैं। हमने जो डेरिवेशन देखी थी आप याद करो, इस डेरिवेशन में हमने देखा था कि अगर एक पानी का जेट आ रहा है स्पीड v से, किसी स्टेशनरी दीवार से अगर टकराता है तो स्टेशनरी दीवार की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगता है रो ए मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। ध्यान रखना कि दीवार स्टेशनरी होनी चाहिए थी। अब अगर मान लो सपोज ऐसा सिचुएशन आता है कि ये दीवार भी मान लो एक स्पीड v डैश से मूव कर रही है, तो इस फॉर्मूले को ऑब्वियसली थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। बिकॉज जब हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने ये माना था कि पानी के मॉलिक्यूल्स इनिशियली एक स्पीड v से जा रहे थे और टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है।
अब अगर दीवार भी मान लो एक स्पीड v डैश से जा रही है, तो टक्कर के बाद इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड जीरो नहीं होगी, इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड v डैश हो जाएगी। तो हमें इसमें फॉर्मूले के अंदर एक हल्का सा मॉडिफिकेशन करना होगा, और आपको पता ही है कि क्या मॉडिफिकेशन करना होगा। कहीं ना कहीं हमने पुराने चैप्टर्स में देखा ही है कि ये जो v होता है यहाँ पे, ये v की बजाय बस खाली v रिलेटिव हो जाता है और कुछ नहीं है। तो अगर मान लो सपोज ये दीवार 2 मीटर्स पर सेकेंड से जा रही थी और पानी को आप 7 मीटर्स पर सेकेंड से फेंक रहे थे, तो जो v रिलेटिव होगा वो हो जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे आप 7 पुट नहीं करोगे, यहाँ पे 5 मीटर्स पर सेकेंड आप पुट करोगे, ये बात है। तो छोटा सा पहला एक हमने कंसेप्ट हल्का सा रिवाइव कर लिया अपना, वो ये है कि फोर्स इक्वल टू रो ए इंटू वी स्क्वायर का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है रो ए इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, एक बात। और यहाँ पे ये यूज होगा बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये गाड़ी स्टेशनरी नहीं हो रही है, थोड़े टाइम बाद अगर इसकी स्पीड बन जाएगी तो ये और ये दोनों स्पीड हैं, ये रिलेटिव स्पीड जो होगी वो यूज करके अपने को फोर्स निकालना होगा। तो देयरफॉर अब ये जरा रफ वर्क हटा देता हूँ एंड लेट मी सी कि अगर मान लो सपोज टाइम टी पे आप देखते हो, तो टाइम टी के ऊपर ये पानी का जो जेट है अपनी गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स होगा ये फोर्स हो जाएगा रो ए इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, एंड यू कैन सी कि v रिलेटिव हो जाएगा u माइनस वी, बिकॉज u इज बिगर। तो रो ए इंटू यू माइनस वी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी फोर्स की वैल्यू। और अब यहीं से समस्या थोड़ी सी शुरू होती है, मतलब ज़्यादा कोई बड़ी समस्या शुरू नहीं होगी, लेकिन हल्का सा एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को। समस्या ये होती है कि ये वेलोसिटी है वेरिएबल। सी ध्यान से देखो कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। टाइम के साथ साथ गाड़ी आगे चलती जाएगी, गाड़ी आगे चलती जाएगी तो उससे पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो गाड़ी की स्पीड को पड़ेगा। तो जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी वैसे वैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब अगर ये स्पीड बढ़ती जाएगी तो यू कैन इजीली सी कि ये वेरिएबल है तो ये फोर्स भी वेरिएबल होगा, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन देगा, और वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि मोशन इन वन डायमेंशन से ज़्यादा बड़ा इंटीग्रेशन मैं मांग नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज याद करो वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में इंटीग्रेट करते थे, लेकिन वो तो हमने बस वही था जो काइनेमैटिक्स के अंदर देखा था वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो वही अगर लगा देते हैं। मान लेते हैं सपोज कि टाइम टी के ऊपर गाड़ी के अंदर का टोटल मास हो जाता है m, ठीक है। या एक काम करते हैं, चलो गाड़ी के अंदर जो पानी है इस पानी का मास हो जाता है मान लो m। तो गाड़ी और जो पानी और खाली गाड़ी है इसका टोटल मास हो जाएगा m प्लस एम नॉट, एंड यू कैन सी दैट मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, ये इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी समस्या इसमें ये भी एक, ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना होगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी दूसरी समस्या ये है कि ये मास भी टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको टेक केयर करना होगा, इसको भी आपको यहाँ पे पुट करना होगा। तो चलो वो भी पुट कर देते हैं। अब आप मास देख लो, मास अगर आप देखोगे तो आपको ये दिया है कि पानी का जो फ्लो है उसके बारे में सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो पानी का जो dm बाई dt है, मतलब किस रेट से पानी फ्लो कर रहा है, जिसको हम मास रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, बहुत कम यूज होता है ये, लेकिन फिर भी मास रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो हो जाता है आपका रो इंटू डी वॉल्यूम बाई dt, जैसा अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था। डी वॉल्यूम बाई dt होता है रेट ऑफ फ्लो विच इज q विच इज a इंटू वी। तो रो ए वी ये हो जाता है आपका dm बाई dt। मास रेट ऑफ फ्लो होता है रो ए वी, सिंपल रेट ऑफ फ्लो होता है ए वी। तो ये हम dm बाई dt अगर होता है तो यू कैन इजीली सी कि इसमें एक छोटा सा इंटीग्रल करके देख लोगे तो हो जाएगा रो ए। अच्छा रुको एक मिनट, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और भी है कि ये v तो मैंने ऐसे ही v लिख दिया, इसको भी थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये v कौन से वाली वेलोसिटी है। ये v अगर आप देखोगे तो ये v भी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि गाड़ी के अंदर पानी इकट्ठा कैसे होगा, इकट्ठा तब होगा जब गाड़ी की स्पीड और पानी की स्पीड के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मान लो सपोज कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है कि ये v की जगह बस हम u रख देंगे, तो ये ठीक नहीं है, बिकॉज dt टाइम में अगर आप देखो तो पानी थोड़ा सा आगे जाएगा, गाड़ी थोड़ा सा आगे जाएगा, और इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट मान लो dx2 और dx1 अगर आप बोलते हो, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस अल्टीमेटली आके दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पानी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। तो कार्ट के रिलेटिव पानी जितना आएगा वो पानी अल्टीमेटली गाड़ी के अंदर जाने वाला है। तो बात ये हो जाती है यहाँ पे कि ये v भी अगर आप देखोगे तो ये भी अल्टीमेटली v
रिलेटिव ही होगा, ये बात है। जो अगर आप ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर देखोगे, मान लो सपोज आप ग्राउंड पे यहाँ पे खड़े हो और आपको ये चाहिए कि भाई मेरे को कितना पानी क्रॉस कर गया पर सेकंड, वो चाहिए, तो वो आप यहाँ पे यू यूज कर लोगे। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर बैठे हो और आपको ये चाहिए कि भाई गाड़ी को कितना पानी रिसीव हो रहा है, तो गाड़ी के रिलेटिव पानी की जो स्पीड होगी वो यहाँ पे डालनी होगी। तो ये हो जाएगा रो ए इंटू यू माइनस वी। अपने पैरामीटर्स के हिसाब से देखोगे तो ये हो जाता है आपका डीएम बाई डी टी। तो ये हमारे पास डीएम बाई डी टी आता है। अब इस इक्वेशन को अपन बोल देते हैं एक सेकेंड के लिए इक्वेशन वन, इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन टू, एंड दीज इक्वेशंस आर गेटिंग अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। तो ये मजेदार होती जा रही है इक्वेशंस। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हमें घुमा फिरा के सॉल्व करना है। और अब आप देखो दिक्कत इसमें एक और भी है कि अब इस इक्वेशन को सीधे सीधे इंटीग्रेट करना भी मुश्किल है, बिकॉज आप देख लो कि इसको अगर आप इंटीग्रेट करने के लिए डी टी इधर ले भी जाओगे, इंटीग्रेट करने की भी कोशिश करोगे, तो ये v आपको परेशान करने वाला है यहाँ पे, बिकॉज v इज ऑल्सो अ वेरिएबल जिसको आप इंटीग्रल के बाहर नहीं ले जा सकते, ये अटक जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो यहाँ पे कंसेप्चुअली अगर आप देखो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस प्रॉब्लम में जो जो हो सकता था वो हमने कर लिया है। इसमें हमने फोर्स का फंडा लगा के ये इक्वेशन निकाल ली है, रेट ऑफ फ्लो का फंडा लगा के हमने ये इक्वेशन निकाल ली है, और फिजिक्स इससे ज़्यादा इक्वेशन आपको नहीं दे सकता है। अब इसके बाद बचता है खाली प्योर मैथमेटिक्स का काम। इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें निकालना है कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी एट टाइम t। ये हमारा टास्क है। वेरिएबल्स अननोन्स जो भी बोलना चाहो वो कितने हैं, वो चाहो तो आप एक बार लिस्ट बना के देख लो। मास अगर आप देखोगे तो एक अननोन है, एक्सेलरेशन जो है उसको तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dv बाई dt लिख देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी एक और अननोन है, और दैट इज इट। और टाइम ऑफ कोर्स, टाइम के टर्म्स में अगर निकालना है अपने को तो इक्वेशन वन और टू में अगर किसी तरीके से आप मास को एलिमिनेट कर दो तो आपको v मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम t। ये थोड़ी सी हिंट है, लेकिन अब इसके बाद वीडियो को आप पॉज कर दो और थोड़ा सा सोच समझ के देख लो कि इन इक्वेशंस को आप किस तरीके से टैकल करोगे, कैसे सॉल्व करके इनको फाइनली आंसर निकालोगे। पॉज।
आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो भाई, अब तक आपने कुछ आइडियाज तो लगा लिए होंगे कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। एंड whenever mathematical equations are concerned there can be tens of different ways of solving them। जैसे अब एक जो सिंपल आइडिया जो मुझे सूझ रहा है इस समय वो ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। सी, मास है, टाइम है और वी है, ये तीन चीजें हैं। अगर आप इन्हें डिवाइड कर दोगे तो यू विल सी कि dt उड़ जाएगा। टाइम को उड़ाना सबसे आसान लग रहा है बिकॉज टाइम सबसे सिंपल तरीके से रखा है यहाँ पे। तो देयरफॉर अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो टाइम उड़ जाएगा। और उसके बाद फिर सॉल्व करके आगे देखते हैं। सी, आई एम नॉट सेइंग दैट द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी शॉर्ट एंड इजी एंड नाइस। ये बड़ी एडवांस लेवल की बढ़िया प्रॉब्लम है जो आएगी भी आपकी तो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में आएगी, जिसमें आपको कम से कम 6-7 मिनट प्रॉपरली देंगे इसको टैकल करने के लिए। बट फिर भी हम तो चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जरा 1 और 2 को डिवाइड करके देखते हैं। 1 को ऊपर रखते हैं, ये 1 इक्वेशन थी, और 2 को नीचे रखते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे तो थोड़ा सा यहीं से देख लो कि ये dt और dt कट जाएगा डिनोमिनेटर में, LHS में। RHS में आप देख लो, RHS में अगर आप देखोगे तो ये डेंसिटी और एरिया का जो प्रोडक्ट है ये भी कट जाएगा। एंड यू विल सी काफ़ी कुछ कैंसिल होने वाला है बिकॉज u माइनस वी का वाला जो टर्म है ये भी कैंसिल होगा। तो इट्स वेरी नाइस। चलो, लग तो रहा है कि डिवाइड करने से फायदा होगा। तो जरा एक काम करते हैं, ऊपर थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं और जरा ऊपर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके लिखते हैं। तो यू विल सी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर देखोगे तो ये हो जाएगा m प्लस एम नॉट डी वी डिवाइडेड बाय डी एम, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में देयर विल बी अ टोटल मैसेकर, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बचने वाला है खाली u माइनस वी। ये बात है। तो ये चीज़ है। एंड यू कैन इजीली सी कि अब इसको इंटीग्रेट करना डेफिनेटली पॉसिबल है। हम वही एप्पल्स विद एप्पल्स, ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस करते हैं। तो डी के साथ v वाले टर्म्स रख दो, dm के साथ m वाले टर्म्स, दैट्स वेरी इजी। यू कैन सी कि dv अपॉन u माइनस वी इज इक्वल टू dm अपॉन m प्लस एम नॉट। ये कर दो इक्वेशन। अब आप देख लो कि अब अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो 100% आपको v और m के अंदर एक रिलेशन तो डेफिनेटली मिल जाएगा। मतलब आपको ये मिल जाएगा कि एक जनरल टाइम t, मतलब t नहीं आएगा इक्वेशन में, लेकिन आपको ये मिल जाएगा कि जब इस गाड़ी की स्पीड लेट अस से 10 मीटर्स पर सेकेंड थी उस समय तक इसका मास कितना हो जाएगा। एटलीस्ट ये इक्वेशन तो यहाँ तक हमें मिल जाएगी। तो इसको आगे करते हैं सॉल्व और इंटीग्रेट कर लेते हैं। यू विल सी कि दोनों आपके ln x टाइप के इंटीग्रल बनेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो तो ये हो जाएगा ln u माइनस वी डिवाइडेड बाई -1, और राइट हैंड साइड हो जाएगा ln m प्लस एम नॉट। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, इसको ln c बोल देते हैं सपोज। तो यू कैन ईजिली सी कि ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, अगर इस पूरी चीज़ को आप सॉल्व कर लो, सारे लॉग वो कंबाइन कर लो अल्टीमेटली, तो 1 अपॉन u माइनस वी इज इक्वल टू m प्लस एम नॉट इंटू कॉन्स्टेंट। इस टाइप की आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कांस्टेंट वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट। हमें पता है कि जब कंटेनर की स्पीड 0 थी उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मास कंटेनर का खाली एम नॉट था, मतलब कि ये जो एम था लिक्विड का जो मास था वो 0 था। तो देयरफॉर अगर ये कंडीशन भी यूज़ कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि m की वैल्यू जब 0 थी उस समय गाड़ी की स्पीड 0 थी। तो ये जरा पुट कर देते हैं। यू विल हैव 1 बाय u इज इक्वल टू एम नॉट सी। इन अदर वर्ड्स कांस्टेंट आ जाता है 1 अपॉन एम नॉट इंटू यू। नोट केयरफुली कि जो ओरिजिनल दोनों इक्वेशंस है वो दोनों रेड कलर से जो इक्वेशंस लिखी है मैं उनको भी हटा नहीं रहा हूँ बिकॉज उनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। लेकिन एटलीस्ट इसमें आप देख लो कि इसमें सॉल्व वॉल्व करके नीचे लिख लेता हूँ। चलो मैं, हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन u माइनस वी इज इक्वल टू m प्लस एम नॉट इंटू सी हो जाता है एम नॉट यू। तो देयरफॉर यू कैन फाइनली सी कि हमें कंटेनर का मास एटलीस्ट वेलोसिटी के टर्म्स में तो मिल जाएगा। बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, एम नॉट यू अपॉन यू माइनस वी माइनस एम नॉट, ये कर दो। ये आपके पास आ जाता है कंटेनर का मास। ठीक है, और कर लो, चाहिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो
इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका एम नॉट मल्टीप्लाइड बाई वी अपॉन यू माइनस वी, ये आपके पास आ जाता है मास। दिस इज द मास ऑफ वाटर दैट हैज एक्यूमुलेटेड इन द कंटेनर जब कंटेनर की स्पीड हो जाएगी v। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ थर्ड इक्वेशन, बड़ी मेहनत से निकली है, लेकिन अब देख लो, अब अपने पास इक्वेशंस 1, 2 और 3 हैं। अगर आपको मान लो सपोज उनको लेटर से थोड़ा इजी क्वेश्चन देना होता तो वो यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देते। वो इस तरह का लैंग्वेज देते कि जब गाड़ी की स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी तब उसके अंदर कितना वेट आ जाएगा, कितना मास ऑफ लिक्विड एक्यूमुलेट हो जाएगा। मान लो अगर ये पूछते, देन द प्रॉब्लम इज फिनिश्ड, हो गया है काम अपना। लेकिन अगर मान लो आपको गाड़ी की स्पीड पूछी थी एट टाइम टी, तो एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना होगा। अब ये जो दोनों इक्वेशंस दिख रही हैं, इन दोनों में से यू कैन इजीली सी कि सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी ज़्यादा आसान लग रही है। तो अगर मान लो सपोज अब सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन कोई भी ले लो, इनमें से किसी में भी, चलो फर्स्ट ही लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर अगर आप ये जो m था इस m की वैल्यू डाल दो और इस पूरा जो गोला में रखा है चीज़ इसको अगर आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, और जैसा कि आप समझ ही गए होगे कि कैलकुलेशंस अभी मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, बिकॉज ऑल्दो जो छोड़ने वाला हूँ कैलकुलेशंस, ये कोई बहुत आसान कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बस हमें इतना करना है कि मान लो इक्वेशन 1 के अंदर m की वैल्यू आप डाल दो और इस पूरी की पूरी चीज़ को आप चलो dv के साथ ही रख दो, dt को इधर ले जाओ और ये वेलोसिटी वाला टर्म, ये मास भी वेलोसिटी के साथ में आ जाएगा, ये सारे के सारे वेलोसिटी वाले टर्म्स dv के साथ इकट्ठा करो और उसके बाद दोनों साइड में आप कर दो इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करके आपको बिल्कुल वेलोसिटी मिल जाएगी 100% एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको ये बिल्कुल मिल जाएगी। ऑल्दो अभी प्रॉब्लम ये है कि आप 11th में और इंटीग्रेशन आपको आता है, लेकिन वो प्रोफिशिएंसी उतनी है जो मैथ्स में पढ़ने के बाद 12th में आ जाएगी। तो यहाँ पे आई विल से कि अनलेस यू आर काइंड ऑफ एक्सेप्शनली गुड एट इंटीग्रेशन और आपने मैथ्स में भी कुछ कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल से दैट लेट अस होल्ड आवर हॉर्सेस हियर राइट नाउ। और प्रॉब्लम मैंने इंट्रोड्यूस तो जरूर कर दिया है, लेकिन इसमें आगे के कैलकुलेशन में अभी आपको भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। हाँ, बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है अगर मान लो तो थोड़े बहुत अटेम्प्ट कर लो, ऐसी कोई बहुत महान बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली दिस इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी मेसी। तो कंसेप्ट समझ लो, यहां तक समझ लो कि इस पॉइंट तक हमने कैसे सॉल्व किया, और इसके बाद फर्दर ये भी समझ लो कि आगे कंसेप्चुअली कुछ बचा नहीं है, बस खाली थोड़े बड़े बड़े इंटीग्रेशंस हैं जो आप चाहो तो 12th के बाद के लिए छोड़ सकते हो। उसको मार्क करके रख दो कि जब थोड़ी सी इंटीग्रेशन में प्रोफिशिएंसी और आ जाएगी तब आप वापस आके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के कैलकुलेशंस भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। बट यू कैन इजीली सी दैट दीज प्रॉब्लम्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। मतलब ये जो प्रॉब्लम थी, अगर आप पूरी कैलकुलेशंस अंत तक करते हो तो ये तो प्रॉपरली एडवांस प्लस लेवल की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम्स आर गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें तो हमने इनफैक्ट बर्नौलीज थ्योरम भी नहीं लगाई थी, फोर्स कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन था, उसमें ये अपन इतना सारा काम कर लिया था। बर्नौली लगाएंगे तो फिर पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। बट चलो और आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस तरह के एग्जाम्पल्स और किस किस तरह के क्वेश्चंस उसमें अपन बना सकते हैं। पॉज। चलो गाइस, हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी अब मैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। हम कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली, हमने यहाँ पे लिक्विड का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है रो ए वी स्क्वायर वो देखा है। बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ऑलरेडी आते हैं। इन दोनों को, तीनों चीज़ों को मिला जुला के इंडिविजुअली इधर उधर करके हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। यू कैन इजीली सी कि फ्लूइड डायनेमिक्स के आपके कोर्स में जो सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं वो जनरली इन तीनों कंसेप्ट्स को मिला के बनते हैं। और जैसे अभी आप देखो, इस क्वेश्चन को भी अपन देखते हैं। यू माइट रिकॉग्नाइज द फिगर। अभी 2-3 एग्जाम्पल पहले मैंने इसी क्वेश्चन को डील किया था, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अपग्रेड करने वाला हूँ। उसी पिछली बार जब अपन ने क्वेश्चन देखा था तो हमने देखा था कि ये कंटेनर को अपन ने फिक्स रखा है और बॉटम पे मैं एक छोटा सा होल कर देता हूँ, यहाँ से पानी बाहर आता है, और हमने देखा था कि ये पानी और कंटेनर के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कितना होगा, हमने ये देखा था। और वहाँ पे हमने ये भी कहा था कि कंटेनर अगर पीछे मूव करता देन द प्रॉब्लम वुड गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे मान लेते हैं सपोज कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा है। कंटेनर के अंदर पानी भर दिया था हमने अप टू अ सर्टेन हाइट। कंटेनर सिलेंड्रिकल शेप का है, इसका जो रेडियस है ये r है, और
कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए मैंने पानी इसके अंदर जो भरा है उसका जो हाइट है वो हाइट भी मैंने खाली आर दिया है, और जो मैं बॉटम पे होल बनाऊंगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाई आर स्क्वायर जो कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सब मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इस वॉल्व को यहाँ पे खोल दिया, वॉल्व को खोलने के जस्ट बाद कंटेनर का बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना है अपने को। ध्यान रखना फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर कंटेनर रखा है, और वॉल्व खोलने के जस्ट बाद कंटेनर का बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा ये अपने को निकालना है। अब चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सी अब आप देख लो कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैकवर्ड एक्सेलरेशन तो होगा। इस एक्सेलरेशन को एक सेकंड के लिए मान लो मैं बोल देता हूं ए। तो हमें ऑब्वियसली अगर कंटेनर का बैकवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें कंटेनर के ऊपर बैकवर्ड फोर्स चाहिएगा। अब ये फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स हमारा आता है रो ए वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर हमें ये फोर्स निकालना है रो ए वी स्क्वायर, तो हमें v निकालना होगा। v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, और पिछली बार तो हम बड़े सस्ते में छूट गए थे, हमने वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स सिंपली रूट ऑफ 2gh करके निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे अब आप देखो कि कंटेनर अगर पीछे जा रहा है और कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी नहीं दिया है कि कंटेनर का एक्सेलरेशन स्मॉल होगा, इस तरह का कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने। हाँ, होल का एरिया स्मॉल दिया है, मानता हूँ, बिकॉज ये 10 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर आप वो गामा वाला फैक्टर निकालोगे भी तो 1 माइनस ए नॉट स्क्वायर अपॉन 10 ए नॉट स्क्वायर अगर आप करोगे भी तो ये आपका 1 माइनस 1 अपॉन 100 आ जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली। तो देयरफॉर होल का एरिया हम स्मॉल मान सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर कंटेनर के अंदर पानी लेटस से बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो जो भी फोर्स लगेगा दैट फोर्स कैन स्टिल कॉज अ साइजेबल एक्सेलरेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और क्वेश्चन में कहीं कोई इंडिकेशन इस तरह का नहीं है जिससे ये लगता हो कि कंटेनर का बैकवर्ड एक्सेलरेशन g के कंपैरिजन में स्मॉल है और हम सूडो फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की कोई चीज़ क्वेश्चन में है नहीं। तो देयरफॉर अपने हिसाब से तो हम कॉशियसली चलेंगे, और हम यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालनी है तो हम प्रॉपरली वो पूरा फंडा लगाएंगे। कौन सा? एक्सेलरेटेड कंटेनर वाला फंडा पूरा का पूरा हम लगाने वाले। हाँ, एक आध छोटे छोटे इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन, एजम्पशन, जो भी कहना चाहो वो हम जरूर लेंगे। जैसे अब आप ये देखो कि जब इस कंटेनर को छोड़ोगे तो कंटेनर की सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी। हम तो क्या करते थे कि कंटेनर्स को हम जब भी हम एक्सेलरेटेड कंटेनर्स की बात करते थे, हम ये मान लेते थे कि कंटेनर कुछ टाइम से मूव कर रहा था तो उसकी सरफेस ने एक स्टेडी एंगल अटेन कर लिया है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो सारे कॉम्प्लिकेशंस भी रियल लाइफ में रहेंगे कि जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे इसकी सरफेस भी ऐसे मूव करना शुरू करेगी। बट अगेन वो सारे कॉम्प्लिकेशंस भी इस लेवल पे तो हम बिल्कुल डील नहीं कर सकते, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। या चाहिए अगर मान लो तो आप कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दो, ठीक है, क्लोज कर दोगे तो वो सरफेस का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि एग्जाम में वो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं और उसमें आपको ये नहीं बताते हैं कि आप पानी की सरफेस का मोशन लोगे या नहीं लोगे। वो मान के चलते हैं कि आप छोटे बच्चे हो और इस लेवल पे आप ये सारे अजम्पशन तो कर ही लोगे। और खासकर यहाँ पे जो थोड़े ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा सोचने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ ज़्यादा ही सोच लेते हैं और वो फिर फंस जाते हैं क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हम कौन कौन से एजम्पशंस कॉमनली करते हैं। उन एजम्पशंस को करके अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से करके क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओ। तो ये सारे एजम्पशंस तो हमने बहुत सारे ले लिए। अब काम की बात करते हैं, चलो ठीक है। अभी क्या करना है अपने को, कंटेनर अगर पीछे एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इन सबके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। अगर एक डेल्टा एम मास का पार्टिकल है तो इसके ऊपर डेल्टा एम इंटू ए टाइप का सूडो फोर्स लगेगा ऐसे। तो यू कैन इजीली सी कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो जो जी इफेक्टिव वाला जी होता है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टली अगर कंटेनर के लेफ्ट से आप राइट में जाओगे, लेफ्ट से आप राइट में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा किसकी वजह से? इस सूडो फोर्स की वजह से। और ऊपर से नीचे आओगे तो ग्रेविटी की वजह से तो प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता है। तो देयरफॉर अगर इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगानी है तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ 2 पॉइंट्स लेने वाले हैं। ये पॉइंट लेंगे 1 और ये पॉइंट लेंगे यहाँ पे 2। ये 2 पॉइंट्स लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लगाने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम, बिल्कुल वैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सेलरेटेड कंटेनर के हिसाब से लगाया था। तो हमारा अभी सिचुएशन ये है कि कंटेनर का बैकवर्ड एक्सेलरेशन है ए। हम कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में मजे से बैठ गए। इस रेफरेंस फ्रेम में कंटेनर के लिक्विड के हर पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है
और उसकी वजह से जो एडिशनल प्रेशर बनेगा वो सब हम बिल्कुल कंसिडर करने के मूड में हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम होती है प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी पॉइंट वन को देखो। पॉइंट वन के लिए अब देखते हैं। पॉइंट वन के ऊपर तो सीधे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, तो वो तो पी नॉट ही है। अभी रो जी एच वाले टर्म को ही हमें पता है कि इसको केयरफुली देखना होता है। तो ये अगर जीरो लेवल है, पॉइंट टू जो है उसको जीरो लेवल मानते हैं अगर, तो पॉइंट टू के कंपेरिजन में जो इसकी हाइट है वो हाइट तो आपकी एच है, तो रो जी एच वाला जो टर्म बनेगा उसमें ये तो ग्रेविटी का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और ये जैसे हमने पहले भी देखा था थोड़ी देर पहले कि ये ए वाला कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा जब इधर से इधर जाओगे। तो जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो ये है 2r, और ये वाले डिस्टेंस, ये वाला अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो g की जगह आ जाएगा a, तो g की जगह आ जाएगा आपका a और h की जगह आ जाएगा आपका 2r। ठीक है, तो 2r भी लिख देता हूं यहां पे। तो ये आप ध्यान से देखो, यही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो हमने पहले भी देखा था कि रो जी एच की वजह की बजाय आपका जो एलिवेशन वाला टर्म है वो इस तरह से आ जाएगा। और इसके साथ साथ पॉइंट वन के ऊपर आप देख लो कि वेलोसिटी को तो हम फिर भी नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि ये एरिया इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। तो मानता हूँ, बिल्कुल 100% मानता हूँ कि अगर ये v है तो ये अप्रॉक्सीमेटली v/10 लेनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं बिल्कुल लूंगा नहीं क्योंकि उसका स्क्वायर भी हो रहा है। तो किसी फैक्टर का स्क्वायर हो जाता है तो वो फैक्टर और पावरफुल हो जाता है। तो देयरफॉर हम वेलोसिटी को अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही मानेंगे। ये बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड देख लो, राइट हैंड साइड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉइंट टू के ऊपर अगर आप देखोगे तो पॉइंट टू भी सीधे एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, प्रेशर तो होगा पी नॉट, और रो जी एच वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा बिकॉज टू को ही हमने ग्राउंड लेवल माना था। और पॉइंट टू के ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी v, तो रो ए वी स्क्वायर वाला टर्म तो बिल्कुल आएगा। लेकिन ध्यान से रख देखना कि ये v किसके रिलेटिव है। ये सारी की सारी इक्वेशन हम किसके रिलेटिव लगा रहे हैं, सारी की सारी इक्वेशन हम बर्नौलीज थ्योरम कंटेनर के ऊपर बैठ के लगा रहे हैं, कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में। तो ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी जो आपको मिली है ये कंटेनर के रिलेटिव है स्पीड। और वैसे चलो इस प्रॉब्लम में फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वॉल्व खोलने के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो कंटेनर की स्पीड ही जीरो है। तो ग्राउंड के रिलेटिव लो या कंटेनर के रिलेटिव लो वो तो एक ही बात हो जाता है इस प्रॉब्लम में। बट अदरवाइज अगर कंटेनर की स्पीड होती भी तो भी ये जो v है ये v आपका 100% ग्राउंड के 100% कंटेनर के रिलेटिव होगा। तो बस अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, यू विल सी कि पी नॉट तो कट जाएगा, डेंसिटी भी कैंसिल हो जाएगी, तो आपको v स्क्वायर मिल जाएगा 2gh प्लस 4ra। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन वन। दिस इज द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। और अब हमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स के साथ साथ अब हमें फोर्स निकालना है। तो आप देख लो कि कंटेनर और पानी के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, हमें पता है कि फोर्स हो जाता है रो ए इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। एंड दिस इज द नाइसेस्ट पार्ट बिकॉज यू कैन सी कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है रो ए इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। अब यहाँ पे वी रिलेटिव यूज करनी होती है और ये जो वी आती है ये वी रिलेटिव ही होती है। मतलब इस प्रॉब्लम में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर कहीं फर्क पड़ता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आता है उसको सीधे सीधे बस उठा के यहाँ पे डालना होता है। दैट इज द नाइस पार्ट। सो इफ यू डू दैट यू विल सी कि रो ए इंटू अभी इधर आ जाएगा 2gh प्लस 4ra। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। और क्या हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का एक्चुअल वैल्यू मिल गया है? द आंसर इज नो, बिकॉज यू कैन सी कि इसमें डेंसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वो हमें पता है। ए जो है दिस ए इज नथिंग बट ए नॉट। तो हमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं इसमें, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये कि ये एक्सेलरेशन तो अननोन था ना, हमें फोर्स मिल गया है दोनों के बीच का, लेकिन ये फोर्स हमें ए के टर्म्स में मिला है और ए अनफॉर्चुनेटली अननोन है। तो थोड़ा सा हमें एक स्टेप अभी आगे और चलना होगा। और देखो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, हम बर्नौलीज थ्योरम ऑलरेडी लगा चुके हैं, फोर्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर भी लगा सके। तो मेन जो है वो बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली सब बैटिंग कर चुके हैं अपनी। अब छोटा मोटा टेल एंडर्स बचे हैं तो उनको अपन वाइंड अप कर देते हैं आराम से। देखो ये तो इक्वेशन आ गई इस तरीके से। अब ऑब्वियसली अगर ये फोर्स कंटेनर के ऊपर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो कंटेनर के ऊपर अगर मैं F इक्वल टू एम ए लगाता हूँ, किसके ऊपर? कंटेनर के ऊपर। तो कंटेनर के ऊपर F इक्वल टू एम ए लगाओगे तो कंटेनर का मास आप देख लो, कंटेनर का मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट।
और आप देख लो कि हाइट भी आपको दी है आर के बराबर, तो रो एक तो 10 तो बाहर ही ले लो, 10 ρ a0 × r, ये आ जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो खा ही लिया था, तो लेट मी पुट दी एक्सेलरेशन ऑल्सो। कंटेनर के ऊपर अगर आप F इक्वल टू एम ए लगाते हो तो ये इक्वेशन बनती है। अब इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, एंड यू कैन नाउ इजीली सी कि ये और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इसमें F का जो ये वाला वैल्यू है सेकेंड थर्ड इक्वेशन में, इसको उठा के आप सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। मतलब बेसिकली इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और वो किसको सॉल्व करना है, वो आपको करना है। मैं थोड़ा आंसर निकालने में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं सॉल्व अभी पूरा करूंगा, लेकिन साइड बाय साइड आप इसको सॉल्व करते जाओ। और सॉल्व करके अब आगे आप देख लो कि इसमें एफ को एलिमिनेट करके आराम से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो लेट अस गेट अहेड विद द कैलकुलेशंस, दे आर इंटरेस्टिंग, सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड फिनिश देम ऑफ। 10 ρ a0 r into a is equal to ρ a0 2gh प्लस 4ra, ये बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, अभी आप देख लो कि रो ए नॉट और रो ए नॉट को कैंसिल कर देते हैं, तो बस आगे अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। यू कैन सी कि एक्सेलरेशन निकालना था हमें मिल जाता है 6ra इज इक्वल टू 2gh, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका gh डिवाइडेड बाय 3r, ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। और फर्दर देख लो h और r भी इक्वल थे, तो भाई बढ़िया है, कैंसिल भी कर देंगे। h और r भी इक्वल थे तो इसे कैंसिल कर दोगे, तो ये फाइनली आ जाएगा g/3। ठीक है, बड़ी मेहनत से आया है तो इसको ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, बट यू कैन इजीली सी कि एक्सेलरेशन कम नहीं है। g/3 अच्छा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का g होता है और ये g/3 है। तो हमने ये जो शुरू में इस एग्जाम्पल को हमने जो 2-3 एग्जाम्पल पहले जब इसको देखा था, तब मैंने कहा था कि अगर ये एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो इस सूडो फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट वगैरह करके हल्के में काम निपटा लेते थे, लेकिन यू कैन सी कि वो अगर कर देते हैं यहाँ पे तो सब गड़बड़ हो जाता है। बिकॉज जो एक्सेलरेशन g/3 है, ये अच्छा खासा एक्सेलरेशन है, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बढ़िया प्रेशर बनेगा। वो प्रेशर की वजह से इफ्लक्स वेलोसिटी भी अच्छी खासी इंक्रीज होगी और उसकी वजह से ज़्यादा फोर्स आएगा। तो देयरफॉर ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, और सारी की सारी वैल्यूज यूज करके सॉल्व करके हमने देखा कि अगर कंटेनर के एक्सेलरेशन वगैरह को भी सब कुछ अकाउंट में लेना है तो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स बना सकते हो। और अब ये प्रॉब्लम्स आप देख लो, एट द रिस्क ऑफ बीइंग साउंडिंग रेपिटेटिव से बड़ी होती जा रही है प्रॉब्लम्स, और ये आसान चीज़ें नहीं है, ये सब आपकी अच्छी एडवांस लेवल की चीज़ें चल रही हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप समझते जा रहे हो, कुछ एक चलो पिछले क्वेश्चन में बहुत सारा इंटीग्रेशन आ गया था, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी कंसेप्चुअली भी अगर आप समझते जा रहे हो देन यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बिकॉज ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे कम से कम एक एवरेज स्टूडेंट अगर आप देखो तो कम से कम 20-25 मिनट पहले एवरेज स्टूडेंट या हल्का सा अगर अबव एवरेज बंदा भी होगा तो भी वो 20-25 मिनट पहले, जब मैंने थोड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेना शुरू किए थे, तो वो बंदा वीडियो बंद कर चुका होगा और इजी चीज़ों के ऊपर वापस आ गया होगा। लेकिन अगर आप अभी तक टिके हुए हो, अभी तक अगर आप चीज़ें समझ रहे हो, थोड़ी कम समझ भी रहे हो, लेकिन अगर फाइट मार रहे हो, अगर मान लो अगर युद्ध में थोड़ा सा हार भी रहे हो, लेकिन अगर टिके हुए हो, तो स्टिल आई विल अप्रिशिएट योर स्पिरिट। और अगर समझ रहे हो तब तो टोटली अमेजिंग है। बिकॉज ये चीज़ें जनरली 11th के बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं नोट्स में इसलिए डाल रहा हूँ अपने, ताकि अगर मान लो आप अभी नहीं भी समझ पाओ तो आगे चल के जब रिविजन वाले टाइम आएगा वहाँ पे यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम। लेकिन अगर आप इसे फर्स्ट गो में ही समझते जा रहे हो तब तो यू आर डूइंग एन टोटली अमेजिंग जॉब, एंड दैट इज इट। सो ये बात है। तो ये फंडा होता है कि किस तरीके से हम बर्नौलीज थ्योरम, F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर वगैरह को मिला के क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक और अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने 100% सॉल्व कर लिया है।
चलो लेट्स मूव हेड। चलो भाई एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा सा टॉर्क और भी लगाने वाला हूँ, थोड़ा सा इसके हम अंदर अगर कुछ कसर बची है तो हम इसके अंदर रोटेशन भी मिक्स करने वाले हैं। तो क्या क्या होगा, बर्नौलीज थ्योरम भी लगेगी, फोर्स का भी फॉर्मूला लगेगा, और इसके अंदर थोड़ा सा टॉर्क और रोटेशन के आइडियाज भी मैं मिक्स करने वाला हूँ। सो व्हाट इज द रेसिपी दैट आई हैव कुक्ड अप फॉर यू। देखो पहले मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ, थोड़ी लंबी सी प्रॉब्लम है तो मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, आई एक्सप्लेन द होल थिंग। सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक कंटेनर था, सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर था, एंड यू कैन सी कि इसकी हाइट रेडियस वगैरह है, और ऑब्वियसली फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर चल रहा है तो इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है, पूरा पूरा पानी भरा था ऑफ डेंसिटी रो। कंटेनर का खुद का मास मान लो सपोज नेग्लिजिबल है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब इसके बाद मैं एक बड़ी बढ़िया बड़ी सी शार्प सी तलवार लेके आता हूँ, और तलवार से मैं क्या करता हूँ कि जो कंटेनर है, लेट मी शो यू अ कंटेनर एक्चुअली, ये मान लो सपोज कंटेनर है, तो मैं तलवार लेके आता हूँ, ये तलवार, और तलवार से ऐसे स्लैश मारता हूँ यूँ, और स्लैश मार के कंटेनर का जो साइड है, इस साइड के ऊपर एक पूरा ऊपर से नीचे तक एक कट लगा देता हूँ यूँ, ठीक है, कट ऐसे लगा देता हूँ, वर्टिकल कट लगा देता हूँ। यू कैन इजीली सी कि तलवार की भी कुछ थोड़ी बहुत विड्थ होती है, ज़्यादा नहीं है बट पतला सा, जो कट मैंने लगाया उस कट की थोड़ी सी विड्थ है W, और पूरी की पूरी उसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। सो लेट मी शो यू कि क्या सिनेरियो बनाया। यू विल सी कि ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर जो मैंने कट लगाया है, ये कट इस तरीके से यू, ऐसा वर्टिकल कट मैंने लगा दिया है इस तरीके से यू, और इस कट की जो विड्थ है ये विड्थ W है, और इसकी पूरी की पूरी हाइट के बराबर का कट है। एंड यू कैन इजीली सी कि अब इस कट से पानी बाहर बहेगा, एंड यू कैन फर्दर सी कि कट के जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनकी डेप्थ ज़्यादा है, तो यहाँ से पानी ज़्यादा स्पीड से निकलेगा, ऊपर से अगर आप देखोगे तो पानी कम स्पीड से निकलेगा, और ये सारे के सारे पानी के जो जेट्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, इनकी वजह से इस कंटेनर के ऊपर कुछ बैकवर्ड फोर्स लगेगा, और इसके ऊपर हमने एक अभी क्वेश्चन बना के रखा है। तो इस क्वेश्चन को, मतलब ये मैंने आपको पहले तो अरेंजमेंट समझाया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इस कट की वजह से जो पानी निकल रहा है उसकी वजह से इस कंटेनर के टॉपल होने के चांसेस हैं, और क्वेश्चन ये है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, क्वेश्चन ये है दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ विड्थ, या व्हाट कैन बी द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कट फॉर विच द कंटेनर डज नॉट टॉपल। ये आपको दे दिया इन्होंने कि यहां पे फ्रिक्शन है ग्राउंड के और इसके बीच में, एंड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ स्लिपिंग। सी पानी अगर ऐसे निकलेगा तो इस पानी की वजह से अगर आप देखो तो कंटेनर के ऊपर एक अच्छा खासा बैकवर्ड फोर्स भी लगेगा, तो ये कंटेनर पीछे स्लिप भी मार सकता है, लेकिन मान लो दे दिया है दैट द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, तो यू कैन इजीली सी कि इस कंटेनर की पीछे के साइड में टॉपल होने की भी टेंडेंसी हो सकती है, एंड दैट अगेन आई विल शो यू कि कैसी टेंडेंसी हो सकती है। जैसे ये हैंडल आप देखो, इस हैंडल के साइड से अगर मान लो पानी निकल रहा है और ये कंटेनर ऐसे ग्राउंड के ऊपर रखा है, पानी अगर ऐसे जा रहा है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस कंटेनर की अगर आप देखो तो इस कंटेनर की ऐसे टॉपल होने की टेंडेंसी हो सकती है। लुक एट दिस वेरी केयरफुली कि कौन से पॉइंट के अबाउट टॉपल कर रहा है, ये जो बॉटम पॉइंट है, इस बॉटम पॉइंट के अबाउट रोटेशन की टेंडेंसी है, और क्वेश्चन ये है दैट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ विड्थ ऑफ द कट फॉर विच द कंटेनर डज नॉट टॉपल। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, फाइंड W maximum for which container does not topple। मतलब टॉपलिंग की वर्ज पे आ जाएगा, ये बाउंड्री लाइन कंडीशन जो हो जाएगी ये अपने को अभी निकालना है। तो अभी देखो इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, और अच्छी बात ये कि कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स का मिक्सचर लग रहा है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट जेईई एडवांस पीपल लव टू डू। ये भी मिला देते हैं, वो भी मिला देते हैं, 4-5 जगहों से इधर उधर कंसेप्ट मिला के प्रॉब्लम बनाते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अभी देखना कैलकुलेशंस होंगे, लेकिन कोई अननेसेसरी बहुत बड़े बड़े लेंदी इंटीग्रेशन टाइप के कैलकुलेशन नहीं होंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स जेईई वालों के बड़े फेवरेट होते हैं जिसमें कंसेप्ट अच्छा लग जाए लेकिन बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कैलकुलेशंस नहीं हो। जेईई एडवांस वाले जो पेपर सेटर्स हैं, दे लव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी क्लियरली समझ में आ जाती है स्टूडेंट्स की कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो चलो अभी देखते हैं क्या करना है। सी हमने अगर मान लो सपोज कट लगा दिया है, तो एक काम करते हैं कि ऑब्वियसली अगर टॉपलिंग की टेंडेंसी होगी तो सबसे ज़्यादा टॉपलिंग की टेंडेंसी तो इनिशियली होगी,
बिकॉज जैसे जैसे कट से पानी बहता जाएगा लेवल कम होता जाएगा, वैसे वैसे आप देख लो स्पीड ऑफ इफ्लक्स वगैरह कम हो जाएगा, उसका फोर्स कम हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर टॉपलिंग होगी तो कट लगाने के जस्ट बाद टॉपलिंग के ही मैक्सिमम चांसेस है। अगर उस समय टॉपलिंग नहीं हुई तो उसके बाद तो टॉपलिंग होने का कोई चांस ही नहीं उठता है। तो सबसे पहली चीज हमें आगे के टाइम्स को देखने की जरूरत नहीं है, हमें खाली t इक्वल टू 0 के ऊपर प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, पॉइंट नंबर 1। और अब देखो t इक्वल टू 0 के ऊपर हम क्या एनालिसिस करने वाले हैं देखते हैं। सी हम एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि टॉप पॉइंट से एक डिस्टेंस y के ऊपर मैं जो जरा सा एक सेक्शन लेता हूं dy थिकनेस का। यू कैन सी कि यहां से जो पानी बाहर आ रहा होगा इसकी स्पीड हो जाएगी √2GY। जो हमने कट लगाया उसकी विड्थ है W, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा विड्थ नहीं है, तो जो होल का एरिया है वो तो हम स्मॉल ही मानेंगे, और जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी वो हो जाएगी आपकी √2GY। अब इसकी वजह से कितना बैकवर्ड फोर्स जनरेट होगा ये अपन निकाल के देखते हैं। यू नो वेरी वेल कि जो बैकवर्ड फोर्स होता है वो हो जाएगा, वो ऑब्वियसली अगर हमने ये सेक्शन जरा सा लिया है तो इसकी वजह से जो बैकवर्ड फोर्स होगा वो भी जरा सा आएगा। सो दिस फोर्स विल बी गिवन बाय रो इंटू एरिया इंटू v²। अब आप देखो पानी की डेंसिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो है। v² अगर आप देखोगे तो ये भी 2GY है, इसमें भी कोई इनफाइनाइट सिंबल नहीं आया। लेकिन ये जो एरिया है इस एरिया को आप ध्यान से देखो, दिस एरिया विल बी dA। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि हम कौन से एरिया की बात करें। सी यहाँ पे जो मैं फिगर दिखा रहा हूँ इसमें तो मैंने कट ऐसे साइड में लगाया है, ये साइड में, तो यहाँ से एग्जैक्टली दिखेगा नहीं कि क्या सिनेरियो है। लेकिन अगर मान लो मैं फिगर को बहुत रफ में दोबारा बनाता हूँ और मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि अगर मैंने इसके सामने यहाँ पे कट लगाया होता है ऐसे यूँ, तो आप ध्यान से देखो कि कट की जो विड्थ है, इस विड्थ को मैं W बोल रहा हूँ, यही अपने को कैलकुलेट करना है। कट की विड्थ को अगर मान लो मैं W बोल देता हूँ और यहाँ पे मैंने y डिस्टेंस के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस ली है ऐसे, ठीक है, ये ब्लू कलर से जो शेड कर रहा हूँ। तो जो ब्लू कलर से जो मैंने शेड किया है ये वाला रेक्टेंगुलर एरिया जो है, इस एरिया से जो पानी निकल रहा है उसको मैं यहाँ पे उसकी वजह से लगने वाला फोर्स टॉर्क जो है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो कट है इस पूरे कट से पानी निकलेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि y डिस्टेंस के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस ली है, और इस स्लाइस की वजह से जो जरा सा होल बना है उस होल की वजह से हम जो जो कैलकुलेशन है वो हम कर रहे हैं। तो आप खुद ही देख लो कि जो ये एरिया होगा dA, अब आप देख लो कि एरिया हो जाएगा आपका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो ये एरिया आप ध्यान से देखो, यही मेन प्रॉब्लम है, शुरू शुरू में मेन फंडा है इनिशियल पार्ट का, कि ये एरिया हो जाएगा विड्थ मल्टीप्लाइड बाय dy। ये अगर आप समझ गए हो तो प्रॉब्लम में आगे आपको कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। तो अभी इसको मैं हटा देता हूं, और ये हमें पता चल गया है कि यहां से बैकवर्ड फोर्स कितना होगा। जरा इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ भी कर देता हूं। ये जो बैकवर्ड फोर्स आएगा ये dF है, और इस dF की वजह से आप देख लो एक हल्का सा टॉर्क बनेगा। कितना टॉर्क बनेगा, यू कैन सी कि जो रोटेशन हो रहा है वो ये वाले पॉइंट के अबाउट हो रहा है, जो टॉपलिंग हो रही है वो इस पॉइंट के अबाउट हो रही है। तो यू कैन इजीली सी कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है। तो ये जो जरा सा फोर्स है, इस जरा से फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। और अब आप देख लो कि ये ग्रीन वाला डिस्टेंस कितना है, ये है h माइनस वाई। तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका h माइनस वाई। तो 2ρg w, सारे कॉन्स्टेंट्स तो अलग ही कर लेते हैं, इंटू वाई डी वाई, और साथ में h माइनस वाई और आ गया है। ये आपके पास हो गया है टॉर्क। किसकी वजह से, y डेप्थ के ऊपर dy थिकनेस की अगर आप एक स्लाइस लोगे तो इस स्लाइस के अंदर से जो पानी निकल रहा है बाहर, उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो टॉर्क तो इतना है। और हमें पता है कि ऐसे ऐसे खूब सारे स्लाइसेस लोगे, इन सारे के सारे टॉर्क्स ले लोगे और इन सारे के सारे टॉर्क्स को सम अप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल हाइट, टोटल पानी के फ्लो की वजह से जो टोटल टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क आपको मिल जाएगा। तो चलो बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वाटर के आउटफ्लो की वजह से जो टॉर्क है वो इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा। सो लेट मी डू दैट, 2ρg w इंटीग्रल ऑफ hy माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, ये आपके पास आने वाला है पानी की वजह से लगने वाला टॉर्क। लिमिट्स हो जाएंगी ऑब्वियसली 0 to h। ठीक है, तो बस अब इसको
बड़े मज़े से खुशी खुशी अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यू विल सी कि इंटीग्रेट करके अगर लिमिट्स भी रख दोगे, एक आध स्टेप में खा जाता हूँ कैलकुलेशन के, तो ये अगर आप रख दोगे तो ये हो जाएगा h³ by 2 और ये हो जाएगा h³by 3 और सॉल्व कर लो तो 2ρg(w) h³by 6 2ρg(w) h³by 2 भी कट जाएगा। और इसको अगर आप कर लोगे सॉल्व तो ये इस तरह की चीज़ आ जाएगी यो। ठीक है, तो ये तो अपने पास टॉर्क आ गया है, किसकी वजह से? पानी के आउटफ्लो की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो तो हमने साइड में निकाल के रख लिया है। अब हमें क्या करना है दूसरा, पानी का जो टॉर्क है वो तो इस कंटेनर को गिराने की कोशिश करेगा, ग्रेविटी का टॉर्क इसको संभालने की कोशिश करेगा। तो यू कैन इजीली सी कि ग्रेविटी का जो mg फोर्स लगेगा, mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस r कर दोगे, तो mg मल्टीप्लाइड बाय r कर दोगे तो ये आपको कौन सा टॉर्क मिल जाएगा? ये वो टॉर्क मिल जाएगा जो इसको वापस बिठाने की कोशिश कर रहा है। तो जरा इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर का कुछ भी नहीं चाहिए अपने को कैलकुलेशन, सो लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड यू कैन सी कि टॉर्क बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विल बी mg मल्टीप्लाइड बाय r। ठीक है, बस m की वैल्यू देख लेते हैं। हमने शुरू से देख लिया था कि जो कंटेनर है उसका मास नेग्लिजिबल है, तो मास जो भी है वो पानी का है। पानी की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पानी का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम हो जाएगा πr² इंटू h। तो ये हो गया है m फिर g इंटू r, तो ये हो जाएगा ρπr³ h इंटू g, ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल टॉर्क। और अगर कंटेनर टॉपलिंग की वर्ज के ऊपर है तो इसका मतलब है कि पानी का टॉर्क ग्रेविटेशनल टॉर्क को जस्ट बैलेंस कर रहा है। तो बस अब कुछ भी नहीं है, इन दोनों को टॉर्क्स को मैं इक्वेट कर दूंगा, मतलब 99% अपना काम हो गया। बस थोड़े बहुत छोटे मोटे कैलकुलेशंस बचे हैं तो वो करके ख़त्म करते हैं। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो ρg(w) h³by 3 ρπr³ hg, इनको आप इक्वेट कर दो। ठीक है, यू विल सी एज यूजुअल बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, उनको कैंसिल कर देते हैं। और हमें क्या निकालना था? हमें तो निकालना था W, कितनी विड्थ, हम तलवार से कितना मोटा होल बनाने वाले हैं, कट लगाने वाले हैं ताकि कंटेनर टॉपल कर जाए। तो आप देख लो हमारे पास ऑलमोस्ट आ गया है, जो W है ये हो जाएगा 3πr³ डिवाइडेड बाय h²। एंड यू कैन ईजिली सी कि इवन आफ्टर टीचिंग फॉर सो लॉन्ग, इतने टाइम तक तो मैंने जेई की तैयारी करी, जेई IIT में 4 साल रहा, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी सारे कैलकुलेशंस करके ना जब फाइनली आंसर मैच होता है तो बड़ी खुशी मिलती है, बिकॉज दैट मीन्स कि आपके कंसेप्ट भी सही हैं और आपने कैलकुलेशंस भी बिल्कुल सही किए। तो यू कैन ईजिली सी ये आंसर अपना बढ़िया मैच कर रहा है। तो ये बात है। तो अब आप देख लो कि जो जो कर सकते हैं इसमें हम बहुत कुछ कर चुके हैं, आगे अगर मूड होगा तो थोड़ा बहुत और भी देखेंगे, इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर अब हम सारे कंसेप्ट मिलाते जा रहे हैं, बर्नौली फोर्स का इक्वेशन, रोटेशन भी, टॉर्क भी, और इस तरीके से हम बर्नौलीज इक्वेशन के क्वेश्चंस बना सकते हैं। और फिजिक्स में ये चीज़ काफ़ी आगे तक चलती है। फिजिक्स में क्या होता है कि जो जो बाद के चैप्टर्स होते हैं उसमें हमें पूरी फ्रीडम होती है कि पुराने चैप्टर्स के कंसेप्ट मिला सकें। अब जैसे जब मैं न्यूटन लॉ पढ़ा रहा था तब मैं रोटेशन या टॉर्क की बात नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली हमने वो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन आगे चल के जो जो चैप्टर्स आएंगे, अब जैसे SHM करके एक चैप्टर आएगा, वेव्स आएगा। अब वेव्स में तो बड़ा मुश्किल है कि आप टॉर्क कैसे मिलाओगे, लेकिन फिर भी घुमा फिरा के अपन मिला ही देंगे। तो आगे के चैप्टर्स में पुरानी चीज़ें मिला मिला के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने ये कटिंग वटिंग वाला जो ये क्वेश्चन था ये भी अभी अपन ने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं।
Alpha is coming out to be independent of H. Now that is very very interesting. टॉर्क हो जाता है. Okay. चलो लेट्स मूव अहेड. रिकॉर्डिंग चल रही है. ओके. ठीक है. चलो भाई, लेट अस नाउ फाइनली वाइंड अप दिस पर्टिकुलर सेक्शन. कौन सा सेक्शन? जो ये फोर्स और बर्नौली थ्योरम को मिला के वाली जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, इस सेक्शन को अपन वाइंड अप करते हैं बाय अ वेरी नाइस बट स्मॉल एग्जाम्पल. बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन नहीं होगा इसमें, बट फिर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फेवरेट्स. और क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन में फिगर देख के ही आपको लग रहा होगा कि यार कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे. लेट मी डिस्क्राइब द क्वेश्चन. डोंट रीड, जो मैंने लिखा है लंबा चौड़ा उसको भी 2 मिनट पढ़ो नहीं. पहले मैं एक बार समझा देता हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि हमने पानी से घूमने वाली चरखी बनाई है. अब पानी, जैसे दिवाली पे आप देखोगे कि दिवाली पे जो आप चक्री चलाते हो तो उसमें यू कैन सी कि वो गोल गोल घूमती है. वही चीज़ अपन ने किया है, लेकिन उसका हमने एक डिफरेंट वर्जन बनाया है. वो आग की वजह से नहीं, वो पानी की वजह से घूमेगी. अब सिचुएशन ये है, देखो, लेट अस ब्रिंग बैक दैट सिलेंड्रिकल कंटेनर हियर. तो अब ये आप देखो कि ये कंटेनर है वही पहले जैसा, और मैंने क्या किया है कि इस कंटेनर के अंदर मैंने नीचे पाइप्स लगा दिए इस तरीके से. ये ऐसे ये पाइप लगा दिए, ऐसा एक नहीं, ऐसे 4 पाइप्स है टोटल, सिमेट्रिकली लगाए हैं. कंटेनर के अंदर मैं पानी भर दूंगा, और ये जो पाइप्स है, इन पाइप का जो नोजल है वो थोड़ा सा मैंने ऐसे साइड में मोड़ दिया है. अब यू कैन सी, एक बार अगर अपनी फिगर के ऊपर देखते हैं, वापस स्क्रीन के ऊपर अगर जो फिगर बनाई है उसमें देखते हैं, तो सिचुएशन ये है कि ये जो नोजल्स हैं सारे के सारे, इनको मैंने ऐसे साइड में थोड़ा सा मोड़ दिया है इस तरीके से. तो जो पानी आएगा यहाँ से वो ऐसे जाएगा. अब अगर पानी इस तरीके से जाएगा तो यू कैन ईजिली सी कि ये बैक फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे, और ये सारे के सारे बैक फोर्सेस अगर आप देखो, ये सारे के सारे बैक फोर्सेस लगेंगे यूं. तो ये सब इस कंटेनर को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे. तो सिचुएशन ये होगी कि कंटेनर के अंदर, ये जो मैंने आपको दिखाया है फिगर, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं. तो टॉप व्यू में अगर आप देखोगे, तो अगर ये लेटस से कि मेरे पास कंटेनर था, तो टॉप व्यू अगर आप देखोगे ऊपर से, तो आपको ये दिखेगा कि पानी ऐसे हाइट एच तक भरा हुआ है. पानी खाली होता जाएगा, पानी इन नोजल्स के थ्रू बाहर आएगा, और ये कंटेनर आपका इस तरीके से रोटेट करने वाला है. और हमारा टास्क बड़ा सीधा सा है. We will try to calculate angular acceleration of this container just after this system is released. और डेटा मैंने सारा आपको दिया हुआ है. प्रॉब्लम को आप चाहो तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लो, उस पर मैंने आपको डेटा सारा दिया हुआ है. पानी की डेंसिटी, ये वो सब दिया हुआ है, और बाकी लिखा भी है यहाँ पे. कंटेनर का रेडियस r है, इसकी हाइट h है, और
ये जो साइड में पाइप्स मैंने निकाले, इन पाइप्स का भी आपको लेंथ में आपको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, पाइप की जो लेंथ है ये भी मैं आपको आर दे देता हूँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया, बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस नोजल का, ये मान लो सपोज ए नॉट है, और ये जो पाइप साइड में निकाले हैं इनका मास भी लेट अस से नेग्लिजिबल है। तो अब सिचुएशन ये है कि इस पूरे के पूरे सेटअप को छोड़ने के जस्ट बाद हमें ये निकालना है कि इस चक्री का इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा, ये अपने को निकालना है। और ये प्रॉब्लम देखने में बड़ी खतरनाक लगती है कि कई बार अरे यार क्या हो गया, तो बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम है। इसमें मानता हूँ रोटेशन भी लगेगा, फोर्स का भी फॉर्मूला लगेगा, बर्नौली भी लगेगा, बहुत कुछ लगेगा, लेकिन अभी देखना कैलकुलेशंस कुछ बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाले। हाँ, कंसेप्चुअली इट इज़ अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट दैट, बट अच्छी बात है कि कैलकुलेशंस में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी अपने को। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो एक काम करते हैं, अपना वही पुराना काम है। सबसे पहले कोई एक नोजल पकड़ते हैं और उसकी वजह से ये फोर्स कितना लग रहा है ये निकालते हैं। सी, हमें पता है कि फोर्स हो जाता है रो इंटू ए नॉट इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखो कि v कितना होगा वो देखते हैं। हमें पता है कि अगर नोजल का एरिया स्मॉल वॉल है तो वेलोसिटी हम √2gh लगा सकते हैं यहाँ पे, तो रो इंटू ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2gh, ये आ जाता है अपने पास फोर्स। थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, तो 2 रो ए नॉट gh, ये तो हमें मिल जाता है फोर्स। और हमें फोर्स नहीं, अब हमें इसका टॉर्क चाहिए, विच इज काइंड ऑफ इजी अगेन, बिकॉज ऑब्वियसली रोटेशन इस सेंटर के अबाउट होगा। तो अब आप देख लो कि सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो जाएगा 2r, तो 2r मल्टीप्लाइड बाय फोर्स कर दोगे तो मिल जाएगा टॉर्क, वेरी इजी। तो आपको जो टॉर्क मिलेगा वो आप देख लो, टॉर्क मिल जाएगा फोर्स इंटू 2r, कर लो कैलकुलेशन इसमें आगे, तो ये हो जाएगा 4 रो ए नॉट GH मल्टीप्लाइड बाय r। और देख लो कि ये टॉर्क किसकी वजह से है, ये टॉर्क एक नोजल की वजह से, और ऐसे ऐसे हैं 4 नोजल, तो 4 नोजल है तो इसको टोटल टॉर्क अगर चाहिए तो इसको आप 4 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 16 रो ए नॉट GH मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये चारों नोजल मिल के जब पानी को फ्लो करवाएंगे तो इतना टॉर्क लगेगा। और हमारे पास एक बड़ी बढ़िया सी सिंपल सी इक्वेशन तो आ गई है कि भाई टॉर्क कितना लगेगा। और एक और अच्छी बात है कि अभी तक हमने इसमें इंटीग्रेशन का कोई नाम नहीं लिया, हम आगे इंटीग्रेशन करने वाले भी नहीं है इसमें। हमें टॉर्क तो मिल गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकाल लेते हैं, बिकॉज अल्फा विल बी सिंपली टाउ अपॉन आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकाल लो, आपका काम हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। तो अब आप देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इजी, बिकॉज आपको जो साइड वाले पाइप है इनका तो मास नेग्लिजिबल दिया हुआ है, तो कंटेनर जो है, सिलेंडर जो है, उसी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। एंड यू नो दैट सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही पुरानी हो जाएगी mr²/2। बस आप देख लो, मास अपन सही सही डाल देते हैं, मास हमें पूरे पानी का मास चाहिए, तो पानी का मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज πr²h, और एक r²/2 तो बाहर घूम ही रहा था, तो अगर सबको आप कर दोगे कंबाइन तो ये हो जाएगा रो πr⁴h डिवाइडेड बाय 2। ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज 2। और अब इसमें देखो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बिकॉज टॉर्क हमारे पास में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में है, रेशियो लेना अपने को आता है, तो अल्फा तो मिलने वाला है अगले स्टेप में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप जरा एक बार निकाल के देखो, यू विल गेट अ नाइस एंड सिंपल रिजल्ट। तो अभी अल्फा चाहिए, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। तो अल्फा चाहिए अपने को, तो आप देख लो टॉर्क अपॉन आई हो जाता है। अब इसमें आप देख लो कि 32 रो ए नॉट GHR डिवाइडेड बाय रो एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप इसमें इंटरेस्टिंग बात ये देखो, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। रो तो चलो कैंसिल हो रहा है, वो तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें आप देख लो कि H कैंसिल हो जाता है, ठीक है। H कैंसिल करके अगर आप बिल्कुल फाइनल रिजल्ट देखते हो तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 32 A नॉट G डिवाइडेड बाय πr³। ये आपके पास बिल्कुल फाइनल वैल्यू आ जाती है। अब इसमें जो मैं बार बार इंटरेस्टिंग बोल रहा था वो ये था कि H इसमें कैंसिल हो जाता है, और जैसे जैसे कंटेनर खाली होता है H नीचे आएगा। टाइम के साथ साथ अगर आप देखो तो टाइम के साथ साथ H वेरी होता है, H की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ नोजल का एरिया बिल्कुल चेंज नहीं होगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या कंटेनर का रेडियस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो मजेदार बात यह है
कि ये जो अल्फा है, हमें क्वेश्चन में खाली इतना बोला था कि भाई इनिशियल अल्फा निकाल दो। हमने इनिशियल सोच के निकाला था, लेकिन यार अगर इसमें एच की वैल्यू कैंसिल ही हो गई है तो ये अल्फा तो आ रहा है कांस्टेंट, पानी का लेवल नीचे जाता है, जाता रहे, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाद में अल्फा कम हो जाएगा। अगर पानी का लेवल नीचे जाने से टॉर्क कम होगा तो उसी प्रपोर्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होता जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात यह कि अल्फा कांस्टेंट रहेगा। अगर अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो इसमें अगर आपको मान लो मैं आपको ये बोलता कि टाइम टी के बाद इसकी क्या ओमेगा हो जाएगी, तो आप बिल्कुल बिंदास ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाओ। कोई इंटीग्रेशन करने की, कोई वेरिएबल मास करने की, इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े आराम से आप इसके अंदर टाइम टी के बाद एंगुलर स्पीड ये वो जो निकालना है वो आराम से निकाल सकते हो। तो ये बात है। एंड विद दिस आई कैन से कि हमने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। इनफैक्ट थोड़ी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स मैंने ज़्यादा लिए, थोड़े से शुरू में थोड़े से और इजी प्रॉब्लम्स ले लेता तो आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती। लेकिन फिर भी आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पार्ट, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे ये देख लिया है कि फोर्स इक्वल टू रो ए इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, टॉर्क, ये वो, इन सबको मिला जुला के किस तरीके से अपन प्रॉब्लम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, इसकी हमने काफ़ी तगड़ी प्रैक्टिस यहाँ तक ऑलरेडी कर ली है।